जी, आज हम लोगों ने एक्टिविटी ऑन एरो के नेटवर्क को रीड्रॉ करना है। 2-3 एग्जांपल्स हम देखेंगे और उस पे कैसे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस करते हैं उसकी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हमने कल की थी। आज ये एग्जांपल नंबर 2 ये हम करेंगे। पहले आप इसको ना खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करूँगी और फिर हम इसका स्लैक वगैरह डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में टोटल A to J एक्टिविटीज़ हैं। वो क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी आगे लिखी हुई है, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया था हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो क्या एक्टिविटी है, क्योंकि हमने सिंपल टाइम कैलकुलेट करना है तो हम उसको ABC XYZ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपको थर्ड कॉलम में नज़र आ रहा है डेज़, वो इसकी ड्यूरेशन है हर एक्टिविटी की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मंथ्स में भी हो सकते हैं, वीक में भी हो सकता है, और ये चूँकि कोई छोटा प्रोजेक्ट है इसलिए यहाँ पे जो ड्यूरेशन गिवन है वो डेज़ में गिवन है। जो लास्ट वाला कॉलम है प्रीसीडेंट्स, ये आपके IPs हैं। ठीक है, इमीडिएट प्रीडिसेसर। तो अब आपको नहीं अगर कहा गया तो आपने यही एज्यूम करना है कि ये इसके IPs ही गिवन है, यानी वो जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था ना रिडंडेंसी रिमूव करने का। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिडंडेंसी ऑलरेडी रिमूव्ड होगी, अदरवाइज आपको मेंशन किया जाएगा। तो इसका आपने क्या करना है, आपसे जो रिक्वायर्ड है वो नेटवर्क है, CP मीन्स क्रिटिकल पाथ, एंड स्लैक टाइम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। यानी आपने सबसे पहले तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका WBS बना हुआ है। ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। लेकिन आपने क्या करना है, जो आपकी IP का रिलेशन है वो भी आपको गिवन है, तो जो आपका इनिशियल स्टेप होगा इसमें वो ये कि आपने पहले नेटवर्क बनाना होगा। कल हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें नेटवर्क बना हुआ था, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे आप पहले खुद से बनाएंगे एक्टिविटी ऑन एरो का नेटवर्क। ठीक है, IP की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। ठीक, और उसके बाद फिर आपने 2 फेजेस कंप्लीट करनी है। फेज़ 1 में आपको याद होगा हम करते हैं फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस, जिसमें हम अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट टाइमिंग्स कैलकुलेट करते हैं। फिर आप बैकवर्ड पास कैलकुलेट करेंगे सेकंड फेज़ में, जिसमें आप अर्ली फिनिश और लेट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे, और फिर वहाँ से आपने क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आप लोगों को 7-8 मिनट काफ़ी है मेरे ख्याल में, नहीं? कोशिश करें, ट्राई करें, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैम अभी क्या क्या बनाना है? अभी आपने एक तो नेटवर्क बनाना है ना एक्टिविटी ऑन एरो का।
ठीक है। उसके बाद आपने फिर इनकी फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस और बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस करनी है। बनाया आपने नेटवर्क तो 2 मिनट में बन जाना चाहिए। बन गया मैम, वो फॉरवर्ड पास कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पास से आपको अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम मिलेगा सबका, ठीक है। मैम स्लैक वाला थोड़ा सा दोबारा बता देंगी, इसके बाद वो सही से समझ नहीं आया वो। स्लैक वाला, अच्छा पहले आप टाइम तो कैलकुलेट हो जाएगा ना? जी मैम वो ऑलमोस्ट हो ठीक है, गया। उसके बाद फिर स्लैक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कर लेना वो काइंडली मुझे बताइएगा फिर। मैम कर लिया। कर लिए, चलें, गुड। अच्छा मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, मैंने शायद कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था। फॉरवर्ड पास में हम कौन से 2 टाइम कैलकुलेट करते हैं तलहा? अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश मैम। जी, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। और बैकवर्ड पास में हम करेंगे लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे एक्टिविटी ए का पहले फॉरवर्ड पास हम करते हैं, ठीक है, यानी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, ये 2 टाइम आप मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड पास देखेंगे। ए एक्टिविटी का क्या आ रहा है, आप ABCD करके मुझे बताते जाएं, फिर मैं भी टैली करती जाती हूँ अपने पास। ए का मैम 3 आ रहा है। 0 और 3 ना, अर्ली स्टार्ट 0, अर्ली फिनिश 3, जी मैम। ठीक है और जी। बी का जो होगा अर्ली स्टार्ट 3 होगा, अर्ली फिनिश जो होगा वो उसका 15। 15 तो उसकी ड्यूरेशन 40 होगा 18 होगा। 18 होगा 18 सो 18 होगा। जी 15 18 प्लस होगा। 3 18। सी का सी का मैम होगा 60 नहीं। तलहा आपने किया भी है या इस वक्त कर रहे हैं? 6 होगा 3 और 8, ठीक है। सी का, डी का होगा 3 और 63, ई का है 63 और 69, एफ का है 18 और 58, जी 58 का है, 69 और 79। ठीक एच है, का है 58 85 नहीं 79 58 और 65, नहीं 58 और 65। जी मैम 58 और 65 मैम थोड़ा आई, सा टाइम दें, ये टाइम ले रहा है, अच्छा ये चलें आसान ठीक है, तो नहीं। करें। आपको ना अपनी रिप्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने अपने जहन में कुछ सोचा हुआ है कि आप किस जगह अर्ली स्टार्ट टाइम लिख रहे हैं, किस जगह लेट स्टार्ट लिख रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले ना आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन बनानी है कि आप ES कहाँ लिखेंगे, LS कहाँ लिखेंगे, EF और LF कहाँ लिखेंगे, ड्यूरेशन कहाँ लिखेंगे, स्लैक कहाँ पे लिखेंगे। क्या किसी ने क्रिटिकल पाथ भी आइडेंटिफाई कर लिया है? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है? यस मैम कर लिया है। नीचे वाला होगा नीचे ए वाला डी बताइए, मैम नाम जो बताइए। ADEGIJ। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर तो इसका मतलब है स्लैक समझ आ गया ना आपको तलहा? नहीं मैम वो ये समझ नहीं आया कि वो कैसे रखते हैं वैल्यूज को। रखते हैं, आप देखिए मैंने आपको बताया था अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट, या तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर अर्ली फिनिश और लेट फिनिश, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो इन जो आपने भी पाथ आइडेंटिफाई किया है ना, इसमें आपको 0 मिल रहा होगा स्लैक,
यानी जैसे 0 - 0, 03 - 30, 63 - 63 0, यानी आप जिन भी टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करें ना, हर टाइम से आपको ड्यूरेशन जो स्लैक की मिली है वो 0 मिल रही है। इसका मतलब है कि इस पूरे पाथ में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है ना, जो आपने भी मुझे बताई A, D, E, G, I, J, वो सारी की सारी क्रिटिकल है, यानी उनमें से किसी एक्टिविटी को भी आप डिले नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। अभी जो टोटल ड्यूरेशन निकली है प्रोजेक्ट की वो कितनी लिख ली है, हाउ मेनी डेज? मैम 97। जी गुड, 97। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल में। जी असद, आपका हुआ है कि नहीं? मैम अभी बस नहीं हुआ। ठीक हो रहा है, इसका लेकिन टाइम perfect काफी हुआ। लगेगा। असल में ये मैं इसलिए आपसे करवा रही हूँ क्योंकि अभी ना जो आगे इसका सोल्यूशन हुआ हुआ है ना, वो थोड़ी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में हुआ हुआ है। क्योंकि आप डिफरेंट खुद भी जब आप इसकी जो है प्रैक्टिस के लिए इसको सर्च करेंगे ना डिफरेंट बुक्स या वेबसाइट्स पे, तो हर जगह पे ना आपको डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। नेटवर्क तो सेम होगा, लेकिन जैसे हमने कल देखा था ना कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन रखी है उसमें हम ये 4 टाइमिंग्स कैलकुलेट करेंगे, सेंटर में ड्यूरेशन होती है और उसके ऊपर फिर स्लैक लिखा हुआ होता है। तो डिफरेंट जगहों पर आपको ना डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अभी जो इसका सोल्यूशन मैं जैसे आपको आगे दिखाती हूँ, उसमें उन्होंने ना इवेंट की टर्म्स में टाइम कैलकुलेशन किए हुए हैं, जैसे ये आपको शायद नज़र आ रहा हो। अब आप देखें, इसमें आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कहाँ उन्होंने अर्ली स्टार्ट लिखा है, कहाँ अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, बल्कि इनफैक्ट वो टाइम कैलकुलेट ही नहीं किए हुए शायद ना, इन्होंने इवेंट की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो मुझे जो लगा था रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान वो वाली मैंने आपसे कल शेयर की थी। तो आप आगे जितनी भी एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, बजाय कि आप डिफरेंट हर सवाल को डिफरेंट तरीके से करें। क्योंकि मेन हमारा जो टास्क है वो ये कि हमें हर एक्टिविटी के ना ये चारों पैरामीटर्स पता होने चाहिए, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। तो अगर आप दूसरी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है ये चारों चीज़ें आपको ना मिलें। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से अपना जब आपने प्रोसेस सारा करके सोल्यूशन निकाल लिया तो आप उसको यहाँ से टैली कर लें। तो जो भी मेथड आप जो भी रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे, क्रिटिकल पाथ सेम निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड नंबर 3 में कि जो रेड से पाथ बना हुआ है दैट इज़ क्रिटिकल, जो कि क्या है ADEGIJ। ठीक है, ये हमारा बनता है क्रिटिकल पाथ। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करके देख लें कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स को, तो आपको हर एक्टिविटी का 0 स्लैक मिलेगा। लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं नॉन क्रिटिकल, वो हमारे पास बन रही हैं BFH, ये भी नॉन क्रिटिकल है, इसके अलावा C भी नॉन क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लू से नज़र आ रही है ना इस स्लाइड में, BFH और C, ये नॉन क्रिटिकल है। ठीक, इसका मतलब है इनका स्लैक कुछ ना कुछ अवेलेबल है। स्लैक कितना अवेलेबल है बी एक्टिविटी का? 20, बिल्कुल ठीक है। 23 - 3 करेंगे तो 20 आएगा। एफ का भी इतना ही है, ठीक है, 20। एच का भी, क्योंकि वो एक पाथ बना रही है ना, एफ और एच एक पाथ बना रही है, तो इन तीनों का जो स्लैक है वो 20 है। सी का स्लैक कितना है? 61 जी, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्लैक। अब आप देखिए, इससे आपको आइडिया होगा कि सी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो भी थी, हम पीछे जाके देखते हैं वो कौन सी एक्टिविटी थी। सी एक्टिविटी जो है वो है टेस्ट पेंशन प्लान, जो भी ये चीज़ थी। अब इसका मतलब है उसको हम काफ़ी ऑलमोस्ट 61 डेज भी आप डिले कर देना तो आपका प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फिर भी चेंज नहीं होगी, वो इवन देन 97 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको फिर इस तरह से क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा, स्लैक मिल जाएगा। जी मैम, ये जो मुझे यही स्लैक की समझ नहीं आई हुई, ये जैसे इवेंट नंबर 3 पे 38 किया हुआ है, तो ये कैसे सिलेक्ट करते हैं इसको? इसको तो आप ना देखें कल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हुई हुई है। मैं फिर आपको कल वाला लेक्चर अपलोड करके दिखाती हूँ। ऐसा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हम अपनी मर्जी से इस स्लैक सेलेक्ट करते हैं, स्लैक की नहीं वैल्यू नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं बैकवर्ड में करेंगे, आप सेलेक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। आप देखिए, अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट को सब्ट्रैक्ट करें या तो, ठीक है, आपने टाइम अभी कैलकुलेट किए हुए ना, अर्ली स्टार्ट सारे के सारे, जी अर्ली मैम। स्टार्ट लेट स्टार्ट को या तो सब्ट्रैक्ट कर दें, या अर्ली फिनिश और लेट फिनिश को, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको स्लैक मिल जाएगा हर एक्टिविटी का। ठीक है जैसे मैम, मैं आपने कल वाला लेक्चर दोबारा लेता हूँ। वरना ये कि आपने अभी भी आप कर सकते हैं, अभी आपने किया हुआ है ना ये सॉल्व, इसको किया है, तो हर एक्टिविटी का आप देखें। जैसे एक्टिविटी आप ई ले लेते हैं, चले एक्टिविटी ई को देखें, उसका अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट टाइम क्या है? 63 दोनों, यानी 63 - 63 विल गिव यू 0। और जो अर्ली फिनिश टाइम है वो 69 है, लेट फिनिश टाइम भी 69 है, इसका मतलब है 69 - 69 0। तो दोनों तरह से हमें 0 मिल रहा है, इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटी है। यानी जब आपको हर एक्टिविटी के टाइम पता चल गए तो आप किसी भी एक्टिविटी का स्लैक या फ्लोट फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, अब जो है ना ये नेक्स्ट, ये थोड़ी सी ना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इन अ सेंस कि अभी तक आप लोगों को ना जो है हमने एक्टिविटी ऑन एरो पे जब नेटवर्क बनाए थे हमने उसमें डमी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी के साथ आपने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस करनी है, कैसे वो आपने देखना है अब। ठीक है, प्रोसेस सारा का सारा वही है, लेकिन डमी एक्टिविटी की वजह से आपने थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना होगा कि उस डमी के साथ की वजह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपस में लिंक हो रही हैं। यानी अब जब आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस करनी है और आपने ये टाइमिंग्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप कौन कौन से टाइम को कंसिडर करेंगे। कॉन्सेप्ट वही वाला है जो अभी पीछे हमने देखा कि जब आपकी मर्जिंग हो रही होगी, मर्जिंग वाली एक्टिविटी है, उसमें से आपने फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में यू विल प्रेफर द बिगर वैल्यू, एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड पास कैलकुलेशन जब आपके पास बर्स्ट की सिचुएशन होगी देन यू विल चूज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना जब डमी आ जाएगा तो हो सकता है आपके पास 4-5 एक्टिविटीज़ बन रही हो जिनको आपको साइमल्टेनियसली एनालाइज करना पड़े कि कौन सी वैल्यू पीछे या आगे स्विच करेगी। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त। ये भी आप खुद से बनाइए काइंडली, फिर हम देखते हैं। इसमें भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है A to J। अब यहाँ पे देखें हमें उस एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन भी नहीं गिवन, क्योंकि वो उसमें हमारा कंसर्न नहीं है या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो जो मर्जी एक्टिविटी हो। ठीक है, तो जो भी आप किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आपने खुद से लेबलिंग इस तरह से कर लेनी है। अगेन प्रीडिसेसर एक्टिविटी जो है वो आपको आईपी की इन्फॉर्मेशन दे रही है। ए बी के आगे अगर कुछ नहीं लिखा इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी आप इनको साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको इनकी ड्यूरेशन गिवन है। अब आप देखिए यहाँ पे ना आपकी डमी बनती है या नहीं बनती, अगर बनेगी तो किस वजह से बन रही होगी, ये थोड़ा सा आपने देख के ना मुझे बताना है। पहले तो सिर्फ आप ना नेटवर्क ड्रॉ करके मुझे ये बताइएगा कि क्या डमी बनती है या नहीं बनती। मैम ये आप एग्जांपल 3 पे हैं? जी जी, एग्जाम्पल 3 नज़र आ रही है आप लोगों को? हाँ नजर आ रही है। अभी इस टेबल को देखते हुए किसी को आइडिया हो रहा है कि डमी बननी चाहिए या बनेगी तो किन जगह पे बनेगी? मैम आपने रिप्रेजेंटेशन का क्या कहा है, जो हमने कल की है वो वाली करेंगे हम सब जी जी जगह? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली नज़र आ जाता है कि सारे के हर एक्टिविटी के चारों टाइम हमें नज़र आ जाते हैं क्लियरली। अभी जो यहाँ पे सोल्यूशन हुआ है ना उसमें आपको सिर्फ इवेंट के टर्म्स में टाइम नज़र आ रहा है, उसमें हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ये चारों टाइम नज़र नहीं आ रहे। तो आपसे एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये चारों टाइम रिक्वायर्ड होंगे। ये सिर्फ मैंने स्लाइड पे इसलिए डाली है क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स मिल नहीं रही थी इसकी ना, तो जो जिस भी रिप्रेजेंटेशन में मिली मैंने वो ऐड कर दी थी, लेकिन आप इसको अपने तरीके से ज़रूर सॉल्व करके देखें। सिर्फ अपना आंसर कंपेयर कर लें, आंसर दोनों सिचुएशंस में सेम आ रहा होगा। मैम 2 डमीज बन रही हैं इसमें? अच्छा 2 बन रही हैं मैम और बाकी हम कर दें। जी मैम जो ये सी डी है ये एफ जी एच में आ रही है, तो अगर हम लोग इसको एक दफ़ा एफ में कर लिया फिर उसी को अगर हम लोग जी और एच में दे दें। हाँ ऐसे करेंगे ना। एक्चुअली इसी सिचुएशन में तो हमें डमी की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए डमी कब बनती है, मैंने आपको बताया था ना, जब आपका कोई एक्टिविटी जो है वो किसी एक आध पर डिपेंड करिए, कोई 2 पे डिपेंड करिए और उनका आपस में बीच में कोई रिलेशन बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए सी डी के ऊपर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, एफ और एच। लेकिन इसके अलावा 2 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जी आई जो कि सी डी के साथ ई पे भी डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ से ना इस टेबल को देख के थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कहीं डमी ज़रूर बनेगी। ठीक है, लेकिन रिडंडेंट डमीज नहीं बनानी है। अच्छा अभी किसने बताया था, उसामा आपने बताया था मुझे कितनी 2 डमीज बन रही हैं? यस मैम, मैम मैंने मेरे पास टेबल से एक देख ही के बनी आ बताया रही था। है। मेरे पास तो एक ही बनी है वैसे।
मैम मेरे पास भी एक ही बनी है। मैम ये हम लोग जी और आई का बनाएंगे एक डमी और एफ आप और मुझे एच का बनाएंगे। व्हाट्सएप करेंगे जरा अपना सोल्यूशन? मैम मैंने डायरेक्ट बताया, आपने कहा था टेबल से देख के कोई बता सकता है, तो मैंने ऐसे ही अच्छा मतलब अच्छा, नहीं बनाए तो सही ना। अंदाजे से तो नहीं 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 नहीं, बनाएंगे बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, टेबल से देख के आप मतलब रफ आइडिया तो ले सकते हैं बनेगी कितनी ना, मतलब बन रही है या नहीं बन रही, लेकिन कितनी बन रही है उसके लिए आपको मेरे ख्याल में बनाए बगैर थोड़ा सा ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, तो आप बनाइए क्योंकि आगे टाइम भी तो कैलकुलेट करना है ना फिर। जी, बाकी जिन्होंने बना ली एक्टिविटी ऑन एरो का नेटवर्क, उसमें डमी बन रही है जो मेरे पास, वो एक ही बन रही है। ठीक है, और वो क्यों बन रही है, एक जो इवेंट है ना उस पर तो हमने सी और डी को एंड कर दिया। अब चूंकि वो जो डिपेंडेंसी है ना सी डी ई पे, उसकी वजह से हमें सी डी जो इवेंट है वहाँ से एक डमी निकालनी पड़ी है एक और नोड के पास, जहाँ पे फिर हम ई को लाके मर्ज कर रहे हैं ताकि ई प्लस सी डी इन तीनों की डिपेंडेंसी का हम रिलेशनशिप क्लैरिफाई कर सकें। दिखाऊं मैं इसका वो दिखा देती हूँ नेटवर्क आप लोगों को। ये देखिए नेटवर्क, फिलहाल सिर्फ नेटवर्क को देखते हैं। तो ये देखिए नीचे ना जहाँ पे हमने इवेंट नंबर 3 को देखिए आप, इवेंट नंबर 3 पे ना आप देखिए सी और डी दोनों को हमने मर्ज किया। इसका मतलब है इवेंट 3 के आगे से जो भी एक्टिविटीज होंगी ना, जैसे एफ और एच है, अब एफ और एच दोनों किस पर डिपेंड करें, सी डी पर। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे डमी क्यों एक बनानी पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि सी डी के ऊपर किसी और की भी डिपेंडेंसी है अलॉन्ग विद अनदर एक्टिविटी ई। तो आप देखिए सी डी जहाँ पे मर्ज हो रही थी यानी कि 3 इवेंट, वहां से हम एक डमी लेके गए टूवर्ड्स 4 इवेंट। ठीक है, इसका मतलब है अभी जो 4 इवेंट बन गया ना, ये हमें क्या बता रहा है कि इसके आगे से जितनी भी एक्टिविटीज निकलेंगी जो हम एमर्ज करेंगे वो डिपेंड करी होंगी सी डी ई तीनों के ऊपर। ठीक है, ये जो आपको डैश लाइन नजर आई दिस इज डमी। तो आप देखिए 4th इवेंट से आगे हमने कौन सी निकाली है एक्टिविटीज, जी है और एक आई है। ये दोनों एक्टिविटीज यानी 3 पे डिपेंड करी है, सी डी ई पे। यस मैम समझ गए। ठीक है जी, अब आपको उसामा समझ आया? यस मैम आ गई। ठीक है, सही है। असल में एक्टिविटी तो एरो पे है ना, ये तो सिर्फ एक नोड है जो बिल्कुल कि बिल्कुल, हाँ। और नंबर आपने है। एक्टिविटी लिखनी भी एरो पे है, ये आपने लोगों ने ना जरा ध्यान रखना है कि एक्टिविटी, चूंकि वरना फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एक्टिविटी ऑन एरो एक्टिविटी ऑन नोड में। तो आपने ये जो टाइम कैलकुलेट करने हैं और जो एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन करनी है ABCD करके, ये भी एरो के ऊपर करनी है। ठीक है, अभी आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, अगर आपने अभी खुद बनाने की कोशिश की है तो आपको ना बार बार हो सकता है मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पाते। ठीक है, तो कोशिश किया करें इसको पहले ना पेंसिल से बना लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको नीट कर लें। या ये है कि आप को आइडिया नहीं होता कि अभी फॉर एग्जांपल एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस ओवर हो रहे होते हैं एरोस, तो फिर वो ना आपको, क्योंकि ज़ाहिर फ़ौरन देखते साथ तो नहीं पता चलेगा ना कि आगे जाके किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। तो बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े एरोस जा रहे होते हैं, बाज़ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप पेंसिल लेकर, पेंसिल रेजर को यूज़ करके आप पहले एक रफ स्केच बनाएं, उसके बाद उसको आप नीट कर लें जहाँ पे जितनी भी आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में नेटवर्क बन सके उस तरह से। वरना बहुत एक दूसरे के ऊपर लाइंस आएंगी तो आप टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे सही। चले, अब नेटवर्क बन गया तो इसके वो टाइम कैलकुलेट करें सारे के सारे। मैम ये इसकी समझ नहीं आ रही। एंड डायग्राम की भी समझ नहीं आई, मतलब नेटवर्क की? यस मैम, ये कैसे, मैंने जो बनाए हैं वो पोस्टर नहीं बनी हुई। अच्छा, आपको डमी वाला लेक्चर आपने लिया था कि डमी इंट्रोड्यूस यस कब मैम, करते हैं? ये सर डमी वाला। अच्छा, आप देखिए स्टार्ट से हम देखते हैं ना, जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है वो हमारी AB है। ठीक है, सही वो नज़र आ रही है आपको ना? यस मैम। ठीक है, अब आगे हमने क्या रिलेशन बनाना है, हमने ये बनाना है कि E इज़ डिपेंडिंग अपॉन A एंड D इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन A। ठीक है, तो वो आप देखें जो हमने 2 और 3 जो आपको नज़र आ रहा है ना एरो पे लिखा हुआ, मेरे ख्याल में इनकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, तो उससे हमने E और D दोनों बना दिए। ठीक, इसके अलावा जो अगली हमारा रिलेशन था वो ये था C इज़ डिपेंडिंग अपॉन B, तो जहाँ B एंड हुआ वहाँ से हमने C को स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे वापस दिखाती हूँ यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ तक ऑलमोस्ट हाफ ई तक हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, FGHI जो यहाँ पे एक्चुअली डमी की ज़रूरत पड़ी है। तो आप देखिए F एक्टिविटी CD पर डिपेंड कर रही है और H एक्टिविटी भी CD पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक तो हमें एक नोड बनानी पड़ेगी जहाँ पे दोनों CD आ रहे हों। ठीक है, तो वो जो नोड है वो ये हमने नोड नंबर 3 बनाई है, इवेंट 3।
जिसके ऊपर आप देखें डी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। इसका मतलब है अब इस नोड के आगे से आप जो भी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे ना वो एक्टिविटी होंगी जो सी डी पर डिपेंड कर रही हैं। और सी डी पे कौन सी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है, अभी हमने पीछे देखा था, वो डिपेंड कर रही है एफ और एच। तो आप देखें जहां सी और डी एक्टिविटीज एंड हो रही हैं यानी कि इवेंट नंबर 3 पे, उसके आगे से हमने एफ और एच को रिप्रेजेंट कर दिया एरो की फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब हम पीछे देखते हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें डमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो दोबारा आप यहाँ पे देखिए कि देखें एफ और कौन सी है, एच, सॉरी, हाँ, एफ और एच जो है वो सी डी पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जी और आई ये दो और एक्टिविटीज़ हैं जो सी डी पे तो डिपेंड कर रही है लेकिन उसके साथ ई पे भी डिपेंड कर रही हैं। इसका मतलब है इनकी डिपेंडेंसी हमने 3 एक्टिविटीज़ के साथ शो करनी है ना। ठीक, अब हम वापस इधर आते हैं। अब आप देखें एक हमने ये एक्टिविटी ई बना दी एक नोड के ऊपर, नोड नंबर 4 जिसको हमने लेबल किया हुआ है। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आपने सी डी ई इन तीनों की डिपेंडेंसी शो करनी है ना, क्योंकि इन तीनों पे कुछ एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं। तो इसलिए आप देखें ये जो सी डी है ये इवेंट नंबर 3 पे एंड हो गया था, वहाँ से एक डमी लेके हम गए इवेंट नंबर 4 के पास। अब ये इवेंट नंबर 4 के आगे से आप जो भी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगी ना, इसका मतलब है वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो सी डी ई तीनों पे डिपेंड कर रही हैं। क्योंकि डमी का क्या पर्पस होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली टू गिव लॉजिक टू योर नेटवर्क। अब अगर आप यहाँ पे सॉलिड लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब है आप दोबारा से रिसोर्सेज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दोबारा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं सी डी एक्टिविटी पर, क्योंकि सी डी एक्टिविटी तो हमने पीछे एंड कर दी ना इवेंट नंबर 3 बना के। इसका मतलब है ये डमी एक्चुअली सिर्फ ये शो कर रही है कि ये जो 4th इवेंट है ना ये भी एक्चुअली 3rd इवेंट की ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास एफ और एच की डिपेंडेंसी तो सिर्फ सी डी पे है ना, वो ई पे तो डिपेंड नहीं कर रहे। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा मिला देते फॉर एग्जाम्पल सी डी ई, तो इसका मतलब है एफ एच की भी डिपेंडेंसी सी डी ई पे बन जाती, जबकि एफ एच तो सिर्फ सी डी पे डिपेंड कर रहे हैं, वो ई पे तो डिपेंड कर नहीं रहे। इसलिए हमने इस चीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए 2 नोड सेपरेट बनाई। एक इवेंट नंबर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ सी डी की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी वो एंड हो गई है। और इवेंट नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी ई, ये तीनों की एंड, इन तीनों का एंड हो गया है। समझ आ रही है बात या नहीं? मैम हम Yes, डमी मैम, की आ जगह गई। अगर एफ को इनपुट करा देते 4 पे ना, इवेंट नंबर 4 में, तो वो भी तो सही था। एफ को 4 पे करा देते, नहीं, फिर तो आप देखें मतलब जी और आई की डिपेंडेंसी भी एफ पे बन जाती ना, जी और आई एफ पे थोड़ी डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, सही ठीक ठीक है है ना, मैम। सही। अच्छा, आपका जो रिलेशनशिप है ना कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हो गया ना तब तो आपके टाइम भी सारे गलत कैलकुलेट होंगे। तो अब आप देखिए, यानी हम अगर सेग्रीगेट करें ना तो इवेंट 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सी डी का एंड हो गया है। ठीक है, अब आगे जो एक्टिविटीज होंगी यानी कि एफ और एच वो सिर्फ सी डी पे डिपेंड कर रही हैं। जो इवेंट नंबर 4 है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ सी डी प्लस ई ये तीनों एंड हो गई हैं। अब इसके आगे से हम जो भी एक्टिविटीज एमर्ज करेंगे यानी कि आई और जी वो सी डी ई तीनों पे डिपेंड कर रही हैं। तो आप देखिए हमने यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जी और आई जो हैं वो सी डी ई तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे इसलिए एक डमी से हमारा काम हो गया। अब आगे हमारी कौन सी एक्टिविटी है, एक तो एच है, ठीक है, नहीं सॉरी एच और एफ तो हो गए, सिर्फ जे रह गई है। जे किस पे डिपेंड कर रहा है, जे डिपेंड कर रहा है एफ और जी पे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ फिलहाल कोई डमी नहीं चाहिए। अब हमारे पास आई जे और एच ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, तो हमने इन सबको एंड करवा दिया यहाँ पे लाकर। ठीक है, ये जो इवेंट नंबर 6 हमने बनाया यानी आई जे और एच जब ये तीनों एंड हो जाएंगी तो इसका मतलब है अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने लूज एंड नहीं छोड़ने होते, सबको आप एक इकट्ठा करेंगे एक पॉइंट पे तो आपको पता चलेगा कि अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली आई हो गया था या खाली एच हो गया था तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई जे एच इन तीनों का कंप्लीट होना जरूरी है, देन आवर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है नेटवर्क का? जी आपको आयमा समझ आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, टाइम किसी ने कैलकुलेट किया है इसका डमी के थ्रू? थोड़ा सा ज़रा मुश्किल सा काम है। मैम मैंने कैलकुलेट किया है लेकिन वो इससे डिफरेंट आ रहा है जो आपने लिखे हुए हैं। अच्छा, 19 नहीं आ रहा आपका? इसका मतलब है आपने वो डमी वाली जो सिचुएशन है ना वहाँ पे कोई गड़बड़ की होगी। अच्छा, जब आपने, चले मुझे ये बताइए, बाकी लोग भी इसको ट्राई करें, जिसने कर लिया मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ कि जब आप फॉरवर्ड पास मैम 19 कैलकुलेशन, ही आ रहा है।
19 आ रहा है, चलें गुड। अच्छा, जिनका नहीं आया, किनका नहीं आया था अभी? मैम मोज़ेक। अच्छा, ये मुझसे जब आप देखिए फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो जो आपका फोर्थ इवेंट बना है ना, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ आपको, तो जब आपने आगे यानी कि एक्टिविटी आई पे जाना है तो उसको देखने के लिए फिर आपने इस डमी को भी देखना है। ऐसा किया है आपने कि डमी के थ्रू सीडी का जो टाइम आ रहा है उसको भी आपने चूज करना है, यस मैम। वो किया है? यस मैम। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि जो मैम कहीं टाइम गलत लिख लिया होगा मैंने। अच्छा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रा ना इसको बहुत सुकून से ज़रा तसल्ली से और नीट एंड क्लीन करें ना तो फिर ज़रा सही होता है। अगर आप बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम एक दूसरे के ऊपर टाइम लिख रहे होते हैं और नई रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे हो जाती है तो फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए इसको ना, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि पहले कोशिश करें पेंसिल रेजर का यूज़ करें, तो वो इसलिए है कि फिर ज़रा ना नीटली आप एक दफ़ा ड्रॉ कर लेंगे ना नेटवर्क, तो उस पर बहुत तसल्ली के साथ वही खूबसूरती ना, के साथ लाइन नीटली शायद रिप्रेजेंट। शायद एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तो वो मैंने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा यकीनन। ठीक है, तो मैम ऐसा करें डमी कि का टाइम कहाँ से हम लेते हैं, ये नहीं, मुझे डमी के जो पीछे आ रहा है ना, डमी के पीछे कौन आ रहा है? सीडी आ रहा है ना, तो जो सीडी के टाइम होंगे ना उसी को आप आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा डमी के थ्रू फिर आपने आई और जी का क्या टाइम लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर हम फॉरवर्ड पास की बात करें ना, तो जब आपको आई और जी का अर्ली स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो अर्ली स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब आप किन में से चूज करेंगे? ठीक है, ई में से, सी में अच्छा से और डी में से। ठीक है। ठीक है, मतलब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो डी और सी है ये डायरेक्टली जाके फोर्थ नोड को लगी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, ताकि आप फिर ये देख सकें अच्छा इन तीनों में से बिगर टाइम कौन सा है। ठीक है, जब आप एफ और एच का टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, फिर आपको देखना होगा कि सी डी में से बिगर टाइम कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट सारा वही है जो अभी हम पीछे करते आए हैं, लेकिन सिर्फ अब यहाँ पे आपने केयरफुल रहना है कि डमी को इग्नोर नहीं करना। ये नहीं सोचना कि तो डमी है तो बस हम सिर्फ ई वाले टाइम को आगे फॉरवर्ड कर दें। सिमिलरली जो बर्स्ट की सिचुएशन होगी वहां पे भी आपने देखना है कि बर्स्ट की सिचुएशन में भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि डमी के थ्रू हमें कुछ देखने की जरूरत है। ठीक है, तो वो ज़रा आप लोग देखिएगा इसको, मेरे ख्याल में आप तसल्ली से घर में बैठ के कर लें। ठीक है, फिर हम अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे चलें क्योंकि वरना ये मुझे लगता है इसको डिस्क्राइब करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा अटैम्प्ट कर ली होगी ना तो फिर हम ज़रा आसानी से इसको डिस्कस कर सकेंगे। मैम ठीक है, फॉरवर्ड तो सही आ रहा है, क्या इसका बैकवर्ड भी सही है? हाँ ये सही होना चाहिए ना। मैम ये देखें जो आई वाला इवेंट है इसका हम्म बैकवर्ड देखें 19 -5 करे तो वो 14 नहीं आना चाहिए, इसने 6 ही लिखा हुआ है। नहीं, इसने तो अब इसने जो है ना इसने कुछ और लिखा हुआ है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और है। इसलिए तो मैं आपको अपने टाइम जो मैंने कैलकुलेट किया ना मैं वो बता देती हूँ। किसका आप पूछ रहे मैम हैं? आई का आई एक्टिविटी, आई किधर है मेरी? अब मैंने भी इतनी गंदी बनाई है ना कि मुझे नज़र ही नहीं आ रही अपनी आई। हाँ ये रही आई। आई का जो अर्ली स्टार्ट टाइम है ना वो है 6, 6 अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश 11 है, लेट जी स्टार्ट 14 है, लेट फिनिश 19 है। यस मैम, बस ठीक है, हाँ बस इसने यही है कोई ना। और ही किया है। हाँ इसने नहीं, इसने कुछ और, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और है मेरे ख्याल में ना। इसने जो किया हुआ है ये इवेंट के टर्म्स में बात करते हैं ना, तो इवेंट के टर्म्स में ना ये कोई कोई दो टाइम लिए हुए हैं मेरे ख्याल में, फिनिश अर्लीस्ट फिनिश या लेट फिनिश उनको रखा हुआ है मेरे ख्याल में इस तरह से। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ना हम एक तरीके पे ही चलेंगे, इससे आप सिर्फ अपनी ना ये आपको एक्चुअली एक तो क्रिटिकल पाथ का पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि प्रोजेक्ट का टोटल टाइम पता चल सकता है। इसने सेपरेट वो 4 टाइम कैलकुलेट नहीं किए हुए। तो हमारे हिसाब से जो स्लैक आ रहा है ना आई का वो क्या आएगा, 14 - 6 करें 12 यानी कि, है ना? मैम 12 नहीं यस सॉरी, मैम 12 नहीं मैम 8। 8 सॉरी बिल्कुल 8। या तो 14 - 6 कर दें या 19 - 11 मैम कर दें, दोनों सूरतों में फिर 8 आएगा। मैम हम अपने क्रिटिकल पाथ को बोल्ड करेंगे ना? हाँ बोल्ड कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 2 डबल डैश लगाए हुए हैं ना, या किसी और कलर से बना दें, कुछ भी कर दें। ठीक है, बस क्लियरली नजर आना चाहिए। अब जो क्रिटिकल पाथ निकलता है हमारा वो निकलता है, देखें इसमें निकलेगा क्रिटिकल पाथ ए डी जी और जे। अब आप देखें क्रिटिकल पाथ भी डमी के थ्रू बन रहा है, ए डी फिर डमी आई फिर जी और जे, ये क्रिटिकल पाथ बनता है। तो इसको ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। ये अच्छी तरह नहीं समझेंगे ना तो फिर आपको डमी के थ्रू टाइम कैलकुलेशन समझ नहीं आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आप लोग खुद से घर में आपने करना है। अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इसको। अभी हम आगे चलें। जी मैम ठीक है। ठीक है, अब आगे अगर आपको ये समझ आ गया ना एक्टिविटी ऑन एरो, तो एक्टिविटी ऑन नोड आपको काफ़ी आसान लगेगा क्योंकि एक तो उसमें डमी बननी नहीं है। ठीक है, और बाकी सारे टाइम बिल्कुल वैसे कैलकुलेट होंगे जैसे कि एक्टिविटी ऑन एरो में। यानी सिर्फ ना आपके रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस आता है कि एक्टिविटी ऑन एरो में आप एरो से एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं और नोड जो है वो आपके इवेंट्स यानी एंडिंग, माइलस्टोन,
उसको अचीव हो गया, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो एक्टिविटी ऑन नोड है उसमें जो नोड है उस पर आप अपनी एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे ABCD जो भी है आप वो नोड पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें इवेंट कुछ नहीं होगा। और जो आपके एरोज होंगे वो आपको रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे B A पे डिपेंड कर रहा है तो आप एरो के थ्रू B और A को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी दैट B इज डिपेंडिंग अपॉन A, ठीक है। तो बस सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी टाइम कैलकुलेशन वगैरह में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं आता। तो अभी कुछ एग्जांपल ये देखिए, ये वही वाली है जो हमने एक्टिविटी ऑन एरो के केस में की थी, फुटिंग 1 फुटिंग 2 वॉल 1 वॉल 2। तो इसको हम एक्टिविटी ऑन नोड से कैसे बनाएंगे, F2 और W1 ये F1 पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और W2 जो है वो डिपेंड कर रहा है F2 और W1 पे, ठीक है। तो इसको अगर हम नोड के थ्रू बनाएं तो वो ये बनता है, देखें कि F2 यानी फुटिंग 2 और वॉल 1 ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं फुटिंग 1 पे। तो आप देखें सिंपल हमने दो एरोज जो हैं वो कनेक्ट कर दिए उनके थ्रू, यानी F2 और W1 आर डिपेंडिंग अपॉन F1। F1 आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, ठीक। ये फर्स्ट फेज हो गई, ये सेकंड हो गया, और जो लास्ट थर्ड फेज है उसमें क्या है, वॉल 2। और वॉल 2 किस पे डिपेंड है, F2 और W1 पे, यानी वॉल 1 और फुटिंग 2 पे। तो ये एक्टिविटी ऑन नोड बनाना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू एक्टिविटी ऑन एरो। अच्छा, ये सिंपल ये बताया गया है कि आप जब नोट्स बनाते हैं ना बहुत सारी, तो आप उसको एक सीक्वेंस में रखेंगे ना, स्टेजेस में, तो ज़रा आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान होगा। लेकिन अगेन अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और टाइम नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बना सकते हैं। मेनली हमारा काम तो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। ये सारे मैं आगे ज़रा जल्दी से हो रही हूँ गो थ्रू, क्योंकि ये सारी वही बातें हैं जो हमने एक्टिविटी ऑन एरो में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पास जो है वो एडिटिव मूव है, ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट से फिनिश की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। बैकवर्ड पास जो है वो एक सब्ट्रैक्टिव मूव है, सो हम फिनिशिंग यानी एंडिंग साइड से स्टार्टिंग साइड की तरफ जाएंगे। क्रिटिकल पाथ क्या होगा, द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एंड टू एंड विच डिटरमिन्स द शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट लेंथ, यानी इतना मिनिमम टाइम आपको चाहिए। ये वही फॉर्मूलाज हैं जो अभी हमने पीछे देखे थे एक्टिविटी ऑन एरो के केस में। इवन एग्जाम्पल भी है जी। मैम जैसे आपने अभी बताया क्रिटिकल पाथ में, तो मैम क्रिटिकल पाथ हम टाइम की सेंस में कह रहे हैं लॉन्गेस्ट, या फिर उसमें एक्टिविटीज की सेंस में कह रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा एक्टिविटीज हो? नहीं नहीं, ज़्यादा कम की बात नहीं है। देखिए जिनके पास स्लैक अवेलेबल नहीं है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए पीछे एक जो हमने एग्जांपल की थी उसमें क्रिटिकल पाथ में सिर्फ 4 एक्टिविटी आ रही थी ना, ये वाला जो A D G और J, सिर्फ 4 एक्टिविटीज़। इससे पहले जो हमने की थी एग्जांपल उसमें कितनी आ रही थी, A D E G I J 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़। तो ये बिल्कुल भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी एक्टिविटी आ रही है। हो सकता है सिर्फ 2 एक्टिविटी आ रही हो, मे बी अगर बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो हो सकता है आपकी 8-10 एक्टिविटीज़ मिलकर क्रिटिकल पाथ बना रही हो। बस वो आप कोई इसके ऊपर मतलब कंपल्शन नहीं है कि एक्टिविटी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। बस जहाँ पे भी स्लैक 0 आ रहा होगा ना वो आपकी क्रिटिकल बन जाएगी, उन्हीं की के मिलने से जो पाथ बन रहा है वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है ये हमने ऑलरेडी की थी एक्टिविटी ऑन एरो से। अब यहाँ पे हुई हुई एक्टिविटी ऑन नोड से। तो आप देखें ये स्टार्ट जो S लिखा हुआ है ये आपकी स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। ये बता रहा है कि हम 1 और 2 एक्टिविटीज़ को ना इकट्ठा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने बजाय के 2 सेपरेट नोड करते हैं हमने एक स्टार्टिंग नोड बना ली, यानी ये दोनों हमने इकट्ठी शुरू कर सकते हैं 1 और 3 जो लिखा हुआ है, ठीक है। यानी लोकेट फैसिलिटीज़ और इंटरव्यू ये हमने इकट्ठी स्टार्ट कर दी। इसके बाद जो ऑर्डर फर्नीचर है वो डिपेंड कर रहा है लोकेट फैसिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। और रीमॉडलिंग वो भी डिपेंड कर रहा है लोकेट फैसिलिटीज़ के ऊपर। जो हायर एंड ट्रेन की एक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। वो जब इंटरव्यू होगा तो फिर हायरिंग होगी और ट्रेनिंग होगी, वो आ गया। इसी तरीके से जो हमारी है फर्नीचर सेटअप वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर फर्नीचर के ऊपर, ठीक। अच्छा, जो लास्ट में जो हमने 7th बनाई हुई एक्टिविटी वो कौन सी है, मूव इन। अब मूव इन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पे कर रहा है डिपेंड, जी लास्ट एक्टिविटी कितनी पे डिपेंड कर रही है, जो 6, 5 और 4 पे जी 6, 5 और 4 पे, यानी ये तीनों एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंसी है। तो अब आप देखिए एरो से आप क्या कर रहे हैं, आप एरो से सिर्फ ना डिपेंडेंसी रिलेशनशिप क्लियर कर रहे हैं कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी। अब ये जो एरो है इसके ऊपर एक्टिविटी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपने एक्टिविटी नोड के ऊपर लिखनी है, ठीक। तो ये जो अब आपको नोड नंबर 4, 5 और 6 नज़र आ रहे हैं, यानी इस वक्त आप इसको एक्टिविटी 4, 5 और 6 कहेंगे। ये 4, 5, 6 जब एंड हो जाएंगी तो आपकी ये 7th एक्टिविटी कंप्लीट होगी या स्टार्ट होगी। आप ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है इसका 7th एक्टिविटी मूव इन का, यानी जैसे ये वाला काम भी हो जाएगा अब आपका प्रोजेक्ट एंड हो गया है।
ठीक है। अच्छा, अब हम चूंकि वो जो रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी है ना, वो इस लिहाज से भी इजी है कि आप वो दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो पे भी, एक्टिविटी ऑन नोड पे भी। अदरवाइज कुछ जगहों पे आपको ना डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी कि वो एरो में किसी और तरह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, नोड में किसी और तरीके से। तो वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है वो आपको इस तरह से भी फ़ायदा देगी कि वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, अब आप देखें वो जो लेबलिंग हम करेंगे वो नोड्स के ऊपर करें, क्योंकि अब ये नोड्स इवेंट्स का काम नहीं दे रहे, ये नोड्स एक्टिविटी की इटसेल्फ रिप्रेजेंटेशन का काम दे रहे हैं। एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम विद ब्रैकेट्स एडेड। अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना सबसे स्टार्ट में लिखा हुआ स्लाइड नंबर 15 पे फॉरवर्ड पास, यहाँ पे इसका बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले जब भी आप एक्टिविटी ऑन एरो चाहे बना रहे हो या चाहे आप एक्टिविटी ऑन नोड बना रहे हो, आपने ना सबसे पहले अपनी रिप्रेजेंटेशन मेंशन करनी है कि आप कहाँ पे किस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो दो आपको एल से बने नजर आ रहे हैं, ई एस कहाँ पे लिखना है आपने, ई एफ कहाँ पे लिखना है, टी यानी कि ड्यूरेशन कहाँ पे लिखनी है, और इसी तरीके से एल एस और एल एफ कहाँ पे होंगे। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जैसे ई एस नीचे लिखा तो ई एफ ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और एक साइड पे पूरा एल एस एल एफ लिख देंगे। तो आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोशिश करें कि इसी को फॉलो करें, इसी से प्रैक्टिस करें। अदरवाइज़ आप अगर सिर्फ देखते जाएंगे और फिर खुद से अटैम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो आपकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी, तो आपका अपना टाइम भी गलत निकलेगा। ठीक है, तो किसी एक पे फिक्स रहें और कोशिश करें कि इसी पे फिक्स रहें जिससे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास में जो डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि गलती का चांस ज़रा कम हो। ठीक है, तो अब आप देखें इस वक्त नज़र आ रहा है मैंने सारे टाइम लिखे हुए हैं इस वक्त। अब वो स्टेप बाय स्टेप नहीं स्लाइड्स बनाई हुई, क्योंकि उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा ऐसे। सेंटर में जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वो ड्यूरेशन है उस एक्टिविटी की, ठीक है, और जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो अर्ली स्टार्ट, और जो बाद में लिखा हुआ है वो अर्ली फिनिश टाइम है। जैसे 0 + 8 किया तो 8 आ गया, 0 + 4 किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब ये जो 8 था ये आगे मूव हो जाएगा, कि हमने पढ़ी थी चीज़ के जो अर्ली फिनिश टाइम होता है वो अगली वाली एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाता है। तो ये आप देखें जो एक्टिविटी नंबर 2 है इसका अर्ली स्टार्ट टाइम 8 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक्टिविटी 5 को देखें तो 8 इसका भी अर्ली स्टार्ट टाइम बन गया। ठीक है, एक्टिविटी 4 को देखें तो जो एक्टिविटी नंबर 3 का अर्ली फिनिश टाइम था वो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम बन गया 4। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल जो हमने एक्टिविटी ऑन एरो में किया था। इसको देखें एक दफ़ा खुद से, बेशक करें सॉल्व ना करें, इसको खुद समझें और मुझे बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। मैम बस इसका नोट्स पे वो आ गया है, बिल्कुल सिर्फ यही थोड़ा डिफरेंस है। कंप्रेस हो गया, बाकी तो इसमें जनरली ना चूंकि डमी नहीं बनती ना तो इसमें मोस्टली गलती का चांस इतना नहीं होता। ठीक है, डमी में ज़रा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, टाइम निकल आया सबका 20। जी मैम ठीक है। अच्छा, अब बैकवर्ड पे चले हम तो वो भी इजीली हो जाएगा कि लास्ट में हम बैकवर्ड से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या टाइम लेंगे अर्ली फिनिश टाइम 7th एक्टिविटी का? 20 लेंगे ना, क्योंकि 20 हमारा मैक्सिमम टाइम है जिससे ज़्यादा डिले हम नहीं करना चाह रहे। ऐसे ही है ना, तो हम इसको लेंगे 20 और फिर बैकवर्ड मूव करेंगे। इसको एक दफ़ा खुद से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लें, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे 2019, ठीक है, ये सबसे लास्ट से अगर आप स्टार्ट करें तो लास्ट का लेट स्टार्ट टाइम क्या था 19, यानी ये लेट स्टार्ट टाइम पिछली वाली सारी एक्टिविटीज़ का लेट फिनिश टाइम बन जाएगा। तो आप देखें एक्टिविटी नंबर 4, 5 और 6 पे हम 19 पीछे ले गए। ठीक है ना, अब फिर अगेन इसमें से हम ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो इन सारी एक्टिविटीज़ का लेट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, और जो भी इसका लेट स्टार्ट टाइम होगा वो इससे पिछली वाली एक्टिविटी का लेट फिनिश टाइम बन जाएगा। यानी अब हम बैकवर्ड में मूव कर रहे हैं। तो कहाँ निकल रहा है भाई, इसका क्या निकलता है क्रिटिकल पाथ, ज़रा कुछ आइडिया दें। 157 S157। ठीक है, 1, 5 और 7, क्योंकि आप इनमें देखें अब आपको तलहा यहाँ से भी नज़र आ जाएगा कि हमने स्लैक कैसे कैलकुलेट करना है। 0 - 0 कर दें या 8 - 8 कर दें। ठीक है, 0 आ गया ना स्लैक। एक्टिविटी 5 को देखें 8 - 8 कर दें या 19 - 19 कर दें, अगेन 0 आएगा। 7th एक्टिविटी को देखें तो 19 - 19 कर दें या 20 - 20 कर दें, दोनों केसेस में 0 आएगा। ठीक है, यानी जो स्टार्ट से हम अगर करें एस नोट से S157 ये आपका
क्रिटिकल पाथ बन रहा है। अच्छा, दूसरा और कौन सा पाथ अवेलेबल है? 1 2 6 7, ये क्रिटिकल नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। उनमें कितना स्लैक अवेलेबल है एक्टिविटी नंबर 2 और 6? मैम 2 का है, दोनों में 2 का है शायद। ठीक है जी, 2 डेज का है। और नीचे एक पाथ है बन रहा 3 4 7, उसमें भी वो भी क्रिटिकल नहीं है क्योंकि उसमें भी हमारे पास स्लैक अवेलेबल है 6 डेज का। जी ठीक है। ठीक, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। इनकी आपने ना ज़रा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये थोड़े से ना इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी तो अभी तक हमने जो ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जहाँ भी न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हैं कोशिश करें उसके कुछ ना कुछ एग्जांपल हाथ से ज़रूर करें। बेशक नेट से देखें, किसी बुक से देखें, कहीं से भी देखें, प्रोसीजर सेम है सबका। और बेशक इवन नेटवर्क बना किसी और तरीके से भी बनावे, आप उसको अपने इसी तरीके से बनाएं और बस आंसर टैली कर लें। स्पेशली डमी, कोशिश करें कि डमी वाले क्वेश्चंस आपको मिलें और उनको आप फिर प्रैक्टिस करें। मैम अगर कोई एग्जांपल प्रॉब्लम्स दे दे हम उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्जाम्पल प्रॉब्लम ना मैंने स्लाइड पे ऐड की हुई हैं, देखें इसी के आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये एग्जाम्पल एक्टिविटी और नोट की भी हुई हुई है एक, ठीक है, ये सॉल्व हुई हुई है। ये एक और एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने 3-4 ऐड की हैं, 1 2 3, हाँ ये ठीक है। अगर आप ये भी सब कर लेंगे ना और आपस में टैली कर लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, इनको करने के बाद आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो फिर थोड़ी सी आप खुद से भी सर्च कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करें कि सारी जितनी इसमें एटलीस्ट जो स्लाइड में है ना वो तो आप सारी करें। और आप मजीद अपनी प्रैक्टिस किस तरह बढ़ा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमने एक्टिविटी ऑन एरो में प्रॉब्लम्स की है ना, वो सारी की सारी आप एक्टिविटी ऑन नोट से भी करें। जो अभी यहाँ पे एक्टिविटी ऑन नोट में लिखी हुई है सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो सारी की सारी आप एक्टिविटी ऑन एरो से भी करें। तो इस तरीके से भी आप करेंगे ना तो आपकी 10-15 सवालों की तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली एक्टिविटी ऑन नोट से आपको एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 3, ये एक्टिविटी ऑन नोट से भी करें, इसी को आप एक्टिविटी ऑन एरो से भी बनाएं और देखें कि क्या पता उसमें कोई डमी बन रही हो। ठीक है, मैम असाइनमेंट दे देना आप इसकी एक बना के, कोर्स भी कवर हो जाएगा। हाँ नंबर भी आ जी अच्छा मैम आइडिया है, असाइनमेंट कर दूँ। नंबर भी आ जाएंगे। तो मैम इसी तरह की चीजें होती है ना, मकसद तो हाँ जी, समझना है ना। हाँ समझना है। क्या पता आप में से कोई एक कर ले, अभी अभी आप जैसे कहेंगे उसामा कर ले, उसामा से आप ले लें सारे। नहीं 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 ऐसा तो नहीं, ये तो मैम मैं नहीं हमारा ले फिर सकती। अपने पे डिपेंड करता है ना, हम हाँ, बाकियों को दे देते हैं और हाँ नहीं देना फिर चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल बेशक नहीं देना चाहिए। गाइड जरूर कर लें, मतलब गाइड करने में, डिस्कस करने में बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आप लोग नहीं समझ आ रहा, आप फोन पे पूछ लें, अच्छा डमी बन रही है, कितनी बढ़नी है, इतनी बढ़नी है, किसका सही है। लेकिन कोशिश करें, खुद नहीं बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। अभी तो चलें आप लेके कर ही लेंगे अगर, लेकिन फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई हो जाता है बिल्कुल। पांच दफ़ा आप लोग नंबर भी सेम यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपकी नेटवर्क की जो बनी हुई है ना रिप्रेजेंटेशन मॉडल, वो भी बिल्कुल सेम होगा कि एरो ऊपर, इसका एरो ऊपर जा रहा है, सी का नीचे आ रहा है, तो दूसरे का भी ऐसे ही जा रहा होगा। मतलब इस तरह से फिर आप लोगों की चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं और फिर कोई फायदा नहीं है ना। कितना आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे एक न्यूमेरिकल करने पे, और अगर आप अभी खुद करेंगे ना, आप समझे आपकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ। ठीक है, चले मैं मैम इसको रोल नंबर वाइज मॉडिफाई कर देना, आपके जैसे टाइम ऑफ डेज है तो वो आपके लास्ट के 2 रजिस्ट्रेशन नंबर हैं तो उस हिसाब से हाँ आप दे। ये हाँ देखे मैम, जैसे इतने अच्छे आइडियाज देते हैं हम आपको, हाँ चले मुश्किलात फिर कैसे आती हैं। ठीक है, चलें इस तरह कुछ करते हैं, मैं बनाती हूँ, फिर आपको 2-3 असाइनमेंट इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैम फिर तो हमारा हो गया ना, प्रोजेक्ट कवर हो गया, क्या नहीं बात। नहीं मैम इस तरह की प्रोजेक्ट, हो तो मसला नहीं है, वो थ्योरी वाली ना हो प्लीज। एक वैरन बफेट वाली होगी, एक ये हाँ हो गई, और आगे भी इंशाल्लाह एक आधी आ जाएगी, तो 3-4 असाइनमेंट्स बहुत होती हैं मैम, जी नहीं। इनमें काम भी तो करना और होता है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट का काम कर लिया, कल मुझे काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया है, तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ मैं प्रोजेक्ट की एक नेचर चेंज कर दूंगी कि जिन लोगों ने वो काम नहीं करना जो उन्होंने स्टार्ट में क्लेम किया था, तो वो फिर ये वाला सबमिशन मुझे कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उस 10 या 15% को मुझे कहीं कवर करना होगा। वो असाइनमेंट टाइप चीज़ भी आप समझ सकते हैं, वो भी ठीक अभी है, आपको मैं इंशाल्लाह इसी वीक में ये सब कुछ अपलोड कर दूंगी। और क्विज आपका मंडे को होगा 4 बजे, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, ओके मैम। वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फर्स्ट 6 लेक्चर्स। ठीक है, चलें इनको करें। अगर मैम ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी कोई इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी जी मैम एक्चुअली कुछ ना स्टूडेंट्स हैं वो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मंडे को मैम उनका ना मिड है 4 से 5।
अच्छा, तो फिर मंडे को नहीं हो सकता, फिर ट्यूसडे कर लें। मैम अगर हाँ मंडे को उससे पहले कर लें आप 3 संडे से को कर 4। लें या संडे को नहीं पढ़ना होता आपने? मैम अगर आप मंडे को मैम 3 से 4 कर लें आप। 3 से 4 फिर आप, लेकिन वो रिपीटर्स की क्लास ना हो ना, क्योंकि रिपीटर्स भी तो है ना जो ये EM का कोर्स रिपीट कर रहे हैं। मैं तो 4 बजे का टाइम इसलिए रखा था कि वहाँ जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी किसी की होती है ना तो वो कवर हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि 4 के बाद ही रखना चाहिए। या तो आप रिपीटर्स से पूछ लीजिए। मैम मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, वरना मैम ये कि हम आपकी ये नज़र चेंज कर देंगे, हम ट्यूसडे कर लेंगे। मैम हम आपकी नज़र ट्यूसडे में को है 4 कोई बजे कर रिपीटर लेंगे। वगैरह? मैम ट्यूसडे को मिड होगा, हमारा ओपन एंडेड लैब है। किस चीज़ का? मैम DSP। डीएस वो भी 4 बजे है क्या? मैम मैम वो उसके लिए पूरा एक दिन मिलेगा ना। उसके लिए 24 आवर्स है मैम। तो फिर क्या है, फिर तो दे देना 4 बजे, तो मैम 10 मिनट का तो लेकिन क्विज होगा हमारा ये। ऑलरेडी DSP सब्जेक्ट का भी क्विज है, तो मैम वो हम लोग की वैसे भी लाइक मैम 8:30 वेडनेसडे से कर लें। ऑलमोस्ट 4 o'clock तक हमारी क्लासेज हैं। अच्छा देख लें, मुझे बता दें फिर। CR प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैम दोनों क्लास के CR आपस में डिस्कस करके। आपकी आप लोग लेट करेंगे ना फिर नंबर ऑफ क्विजेस कम होंगे। देखें ये है, जितना आप कोशिश करें मैम हम मंडे को देख। 6 से 7 के करीब ले लें। मुझे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, मैंने तो सिर्फ स्केड्यूल ही करना है ना MS टीम्स में। मैम मैं तो 6 रात से के 12 7 बजे भी कर करते हैं सकती मैम, हूँ। आप लोग सारा सारे दिन हैं। नो कंप्लीट मैम रात को ले लेते मैम हैं मैम 9-10 बजे। देख लें, मैम अगर कहने आपको जी। सीनियर का पता है जो अभी रिपीट कर रहे हैं तो आप मुझे नाम काइंडली बताते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ या फिर देख लेता हूँ, खुद भी मैच कर लेता हूँ उनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली। अच्छा, मैं इसमें से ना आपको अटेंडेंस उसमें देख के बताऊंगी। एक तो हैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा, एक तो फीमेल हैं, कोई मुझे नहीं याद, मिस ज़ारा हैं शायद, मुझे नहीं याद, नहीं सॉरी। या तो कोऑर्डिनेटर से पूछ के मैं बता दूं, लेकिन इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे 4 बजे के बाद टाइम रखूंगी ना तो उनको हमसे ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैम मैं सीनियर्स हैं ना अपने तो फाइनल ईयर के ही होंगे, तो मैम हम्म, देखता हूँ मैं उन दोनों के जो सेक्शन है उनकी दो टाइम है स्लॉट मेरे किस ख्याल टाइम। में, दो या 3 ही रिपीटर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देखिए, मैम मैं भी अपने पास में हारून से, आप हारून से पूछ लीजिएगा कोऑर्डिनेटर से ना कि कौन से रिपीटर्स हैं, ये कर लें, ठीक है। 2-3 ही है मेरे ख्याल में, उनके पास तो होगी ना लिस्ट, क्योंकि मेरे पास हो सकता है रजिस्ट्रेशन उसमें नाम नहीं आ रहा हो भी कुछ लोगों का, तो वो भी उसमें ना इंक्लूड हो। तो अगर आप कोऑर्डिनेटर से पूछ लें और उनसे फिर पूछ के मुझे फाइनल टाइम प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। फिर हम कोई और जो आप 3 बजे का जैसे टाइम बता रहे हैं वो फिर, लेकिन दोनों सेक्शंस का देखना ज़रूरी है कि कोई क्लास ना हो, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, चलें, ओके फिर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।